अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नॉवल स्टॉक। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। नॉवल असीर जहां की एपिसोड 43 आपकी खिदमत में हाजिर है, जिसे लिखा है हया खान ने। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो आइए नॉवल की तरफ चलते हैं। वही सीटी की वहशतनाक धुन की आवाज उसके कानों में पड़ रही थी। ऐसा लग रहा था वो उसके करीब आ रहा हो। वो रोती हुई दूर हो रही थी, लेकिन वो मजीद करीब आ रहा था। मुझे बख्श दो, मुझे जाने दो। नहीं नहीं करो प्लीज। वो उसके आगे हाथ जोड़े पीछे हो रही थी, लेकिन वो सीटी की धुन बजाए आंखें बंद किए उसकी चीखों से मसरूर होता आगे बढ़ रहा था। नहीं नहीं प्लीज नहीं, वो बुरी तरह चीख रही थी, लेकिन कोई नहीं था उसे बचाने वाला। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। वो नींद से उठते आधी रात को बुरी तरह चीख रही थी कि सब भागे हुए उसके कमरे में आए थे। सयाम ने दरवाजा खोला और जल्दी से आगे बढ़ते उसके शानों पर हाथ रखते उसे बुरी तरह झंझोड़ा। तो वो आंखें खोले पसीनों से तर उसे देखने लगी, फिर नजरें फेरे इधर उधर देखने लगी, लेकिन वहां कोई नहीं था सवाए सयाम और बेजान के। बाकी दरवाजे पर भी जाने पहचाने दो चेहरे खड़े थे जो उसे नफरत से देख रहे थे। वो सयाम को देखने लगी जो उसके माथे से पसीना साफ किए उसे रिलैक्स कर रहा था। कुछ नहीं हुआ रोहा, कोई नहीं है यहाँ, देखें कोई नहीं है। वो उसे रिलैक्स करते हुए पानी का गिलास उसके होंठों से लगा गया, जबकि लीजा बेगम ने गुस्से से असमन साहब को देखा जो सयाम को ही देख रहे थे। हमारे घर का माहौल खराब करके रखा हुआ है, तमाशा लगा होता है हर रात। लीजा बेगम गुस्से में बुड़बुड़ाते वहां से चली गई थी, तो असमन साहब सयाम से बाद में बात करने का सोचते वहां से चले गए। सयाम ने उसे पानी पिलाया तो वो चारों तरफ देखने लगी। वो यही था, मैंने आवाज सुनी थी, वही आवाज थी। वो मुझे नहीं छोड़ेगा, वो वापस आ जाएगा मुझे लेने। मुझे बचा लो, मुझे प्लीज बचा लो। वो बुरी तरह कांपते रोने लगी तो सयाम ने उसे तकलीफ से देखते सीने से लगाया था। वो बदहवासी में बस यही कहे जा रही थी। सयाम ने चेहरा मोड़ते बीजान को देखा जो तरस भरी नजरों से उसे देख रही थी। सयाम ने आंखों के इशारे से जाने का कहा तो वो खामोशी से वहां से चली गई। वो उससे दूर होते हिचकियां लेती यहाँ वहां दिखने लगी, लेकिन कोई नहीं था सिवाय सयाम के। तुम एंजल हो ना? तुम बचा लोगे ना मुझे? वो उससे एक उम्मीद के साथ पूछ रही थी। सयाम ने सर हिलाया। मैं हूं यहाँ, मेरे होते हुए यहाँ कोई दूसरा नहीं आ सकता। आप डरे मत, मुझे पता है रोहा बहुत स्ट्रांग है। आप इस जहन्नुम से खुद को बचा आई। अगर आपकी जगह कोई और होती तो वो अभी बोल ही रहा था जब रोहा ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। और हैं वहां, और बहुत हैं मेरी तरह, बहुत सारी हैं। मुझे पता है। वो कहता था कि मेरे जैसी बहुत बहुत सारी लड़कियां उसके चुंगल में हैं जो उससे पनाह मांगती हैं। वो कांपती आवाज में उसे सोचकर वहशत ज़दा सी बोली और हाथों में चेहरा छुपाते फूट फूट कर रोने लगी। वो दरिंदा है, वो सबको नोचता है, वो बहुत बुरा है, बहुत बुरा है। वो मुझे ढूंढ लेगा और फिर मेरे साथ इससे भी बुरा करेगा। वो सयाम को बच्चों की तरह उस खौफनाक मंजर के बारे में बता रही थी और सयाम के माथे की रगें तन रही थी। ये कोई छोटी बात नहीं थी। अगर उसके पास और लड़कियां हैं तो शायद ये कोई बड़ा गैंग था। सयाम ने खुद पर काबू पाते अपने हाथों से उसके बाल संवारे तो वो मासूम बच्चे की तरह आंखों में आंसू लिए उसे देखने लगी। मैं बहुत बुरी हूँ, मुझे मार दो। वो नम लहजे में धीमी आवाज में उससे मिन्नत करते हुए बोली तो सयाम उसकी आंखों में देखने लगा जहां बहुत बड़ा गम हुचकोले खा रहा था। वो नफी में सर हिलाने लगा। आप बुरी नहीं हैं, ये दुनिया बहुत बुरी है। आपने खुद को इस जहन्नुम से निकाल लिया है। क्या आप नहीं चाहती कि वो दूसरी लड़कियां भी इस जहन्नुम से निकलें? सयाम ने उसके आंसू अंगूठे से साफ करते उससे सवाल किया तो वो गहरी सोच में डूबी आहिस्ता से सर अस्पात में हिला गई। तुम एंजल, इन्हें भी बचा लोगे? बचा लोगे? वो उसे नम आंखों से देखते हुए बोली तो सयाम ने उसे बगौर देखते एक फैसला किया और सर अस्पात में हिलाया। हम सबको बचा लेंगे। वो हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला तो रोहा ने भी सर अस्पात में हिलाया। चलें अब यहाँ लेटें, आराम करें, वो उसे पुचकारते हुए बोला तो वो लेटकर इधर उधर देखती
सख्ती से उसका हाथ पकड़ गई और वो उठने लगा था। अचानक उसका हाथ थामने पर थम कर उसे देखने लगा कि श्याम राणा की धड़कनें भी उसकी तरह थम गई थीं। तुम मत जाओ, मैं सो गई, और अगर अगर वो आ गया तो क्या होगा? उसके चेहरे पर डर के साए लहराए तो श्याम ने सर हिलाया और वहीं बैठ गया और उस हाथ को देखने लगा जिससे उसने उसका हाथ थामा हुआ था। सफेद चमड़ी पर स्याह धब्बों के निशान थे, जैसे किसी ने सिगरेट से इन्हें जलाया हो। श्याम ने तकलीफ से आंखें मीची थीं। सीने में उठता शोला मजीद आग पकड़ रहा था। ना जाने क्यों वो इस कदर उसके दुख से दो चार हो रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था। वो जब तक गहरी नींद में सो ना गई, श्याम यूं ही बैठा रहा और उसकी गहरी नींद सोने का यकीन करते आहिस्ता से उसे अपना हाथ छुड़वाता, सामने सोफे से टेक लगाता, उस पर से नजरें टिकाए आंखें बंद कर गया। सुबह हुई हरकत के बाद यारम घर से चला गया था, जबकि अर्शिया गमो गुस्से में अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थी। वो उसकी तजलील करके गया था, उसे झटक कर गया था, और ये चीज अर्शिया की अना पर हथौड़ी की तरह बरस रही थी। वो सुबह से ऊंधे मुंह लेटी आंसू बहा रही थी। जो आंख में आंसू लाना गुनाह समझती थी, आज वो इस बेमुरवत शख्स के लिए बैठी बेतहाशा रो रही थी। सना बेगम ने 2 बार उसका दरवाजा खटखटाया था, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया था। अब वो परेशान हो रही थी, जबकि उन्होंने यारम को भी गुस्से में घर से जाते हुए देखा था और वो अब फोन भी नहीं उठा रहा था। सुबह से शाम हो गई थी। वो टूटा जिस्म लिए उठी और शॉवर लेकर निकलते वो आईने के सामने आई। चेहरा सुर्ख हो रहा था, आंखों के गोशे लाल हो रहे थे। उसने खुद की कैफियत को नजरअंदाज करते तैयार होना शुरू किया। कुछ ही देर वो तैयार थी, खुद को एक नजर आईने में देखा तो उसका सुबह का झटकना याद आया। आंखों में आंसू भरे जैसे वो हलक में उड़ेलते पलटी और नीचे उतरते वो सना बेगम के कमरे में गई। उसे शर्मिंदगी हो रही थी कि उसने सुबह इन्हें ऐसे नजरअंदाज किया। दरवाजा खोलकर कमरे में कदम रखा तो सना बेगम पर नजर पड़ी, जो स्काई ब्लू कमीज शलवार पर सलीके से दुपट्टा लिए परेशान सी बैठे, मोबाइल हाथ में थामे फोन कान से लगाए हुए थी। उनकी अर्शिया पर नजर पड़ी तो जल्दी से खड़ी हुई। बेटा अर्शिया, कैसी हो तुम? बेटा, दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी? सुबह से तुम्हें पता है मैं किस कदर परेशान हो रही थी। सना बेगम ने उसका माथा चूमते हुए कहा तो वो ना जाने क्यों उनकी मापता पाते अपनी आंखों को नम होने से ना रोक पाई। बेटा, तुम्हें तो बुखार हो रहा है, क्या हुआ है? तुम दोनों की लड़ाई हुई है ना? मैं समझाऊंगी यारम को, उसके कान खींचूंगी। तुम परेशान नहीं हो बेटा? वो उसका हाथ थामते परेशानी से बोली। तो अर्शिया आंखें चिपकाते बस सर हिला गई। तुमने कुछ खाया भी नहीं बेटा, ये लो ये जूस पियो तुम पहले, फिर मैं तुम्हें दवाई देती हूँ। सना बेगम ने अपना जूस जो उन्होंने थोड़ी देर पहले मंगवाया था वो उसके आगे किया तो वो उसे थामकर मुंह से लगा गई। बहुत प्यारी लग रही है मेरी बेटी, बहुत हसीन, हमेशा की तरह। सना बेगम प्यार से उसकी तारीफ करते बोली तो वो सही से मुस्कुरा भी ना सकी। अचानक कमरे का दरवाजा खुला तो यारम अंदर आते ठटक कर रुका। उनके साथ अर्शिया भी खड़ी थी, जो हुस्न का मुजस्समा लग रही थी। ब्लैक कलर की साड़ी पहने, ब्लैक ब्लाउज पर ब्लैक ही नगीना लगे थे और उस पर सिल्क के प्लेन ब्लैक साड़ी बांधी। वो हल्के फुल्के मेकअप पर हल्की ब्राउन कलर की लिपस्टिक लगाए, बालों का ऊपर आगे की तरफ ट्विस्ट बनाए, पीछे से खुले बालों में बेहद हसीन लग रही थी। यारम ने ऊपर से लेकर नीचे तक उसका भरपूर जायजा लिया, लेकिन उसकी आंखों को देख ठटका जो सुर्ख हो रही थी। अर्शिया ने एक पल को पलटकर उसे देखा और फिर नजरें झुका ली, जैसे महसूस करके यारम के दिल में चुभन सी हुई थी। वो जानता था सुबह उसे इस तरह नहीं करना चाहिए था। वो हमेशा उसके करीब आई थी, लेकिन कभी उसने ऐसे अर्शिया को झटका नहीं था। लेकिन इस लम्हे अर्शिया के मुंह से निकले वो अल्फाज, वो चाहकर भी वो वहां नहीं रुक सका था, क्योंकि जब बात मोहब्बत पर आई तो यारम के दिमाग में सिर्फ इस लड़की का अक्स आया था, जो उसकी नजर में लफ्ज मोहब्बत को जमीन के निचले हिस्से में दफना गई थी। उसे जहर से भी बुरा लगा था ये लफ्ज, और अर्शिया के लिए जो वो महसूस कर रहा था उसे वो चाहकर भी मोहब्बत का नाम नहीं दे पा रहा था। उसका यकीन ऐसे उठा था, वो डर रहा था कि अगर वो मोहब्बत का रुतबा अर्शिया को दे गया तो वो भी उससे दूर कर दी जाएगी।
بھلا اس کی جان سے پیارے لوگ کہاں بچے تھے اس کے پاس سوائے آنی کے؟ اور اب عرشیہ یارم سلطان کے دل میں ایسے قدم جمائے تھے کہ وہ ڈر رہا تھا کہ اسے وہ رتبہ دینے سے جس کی وہ اصل حقدار تھی۔ یارم بیٹا، میں صبح سے فون کر رہی ہوں، کہاں تھے تم؟ لیٹ ہو رہے ہیں ہم بیٹا، ثنا بیگم نے اسے دیکھتے پریشانی سے کہا تو وہ اس پر سے نظریں بمشکل سہی مگر پھیر گیا۔ آنی، میں میٹنگ میں تھا اس لیے فون نہیں اٹھایا، آپ فکر مت کریں، میں بس آدھے گھنٹے میں ریڈی ہو کر آتا ہوں، آپ میرا انتظار کریں۔ وہ انہیں کہتا ایک نظر بھرپور عرشیہ پر ڈالتا وہاں سے پلٹ گیا، جبکہ زید بھی ریڈی ہوتے بلو 3 پیس پہنے ان کے پاس آ کھڑا ہوا۔ آئی ایم ریڈی، اس نے مسکرا کر کہنے پر عرشیہ نے اس کے بال بگاڑے۔ اب تم ریڈی ہو گئے؟ عرشیہ نے کہا تو زید نے منہ بگاڑا۔ اف، میرے بال خراب کر دیے، اب مجھے پھر سے بنانے پڑیں گے، میں بنا کر آتا ہوں، مجھے چھوڑ کر مت جانا، وہ پہلے چڑچڑا ہو کر کہتا، آخر میں اندر بھاگا تو ثنا بیگم ہنسنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں یارم سیڑھیوں سے اترتا نیچے آیا تھا۔ آنی اور وہ لاؤنج میں ہی بیٹھے تھے جب ثنا بیگم کی اس پر نظر پڑی، جو عرشیہ کے بالکل میچ کردہ رنگ میں بلیک پینٹ کے ساتھ بلیک ہی شرٹ پہنے، جس کے اوپری بٹن کھلے تھے اور اس میں سے اس کا چوڑا سینہ تھوڑا تھوڑا نظر ہونے کی وجہ سے نمایاں ہو رہا تھا۔ اس پر سلیقے سے بلیک کوٹ پہنے گھنے بال جیل سے سیٹ کیے ہوئے تھے، جس سے آدھے بال ماتھے پر تھے، بلیک ہی شوز پہنے وہ بے پناہ ہینڈسم لگ رہا تھا کہ عرشیہ ایک بار اسے نظر بھر کر دیکھتی تو ضرور ٹھہر جاتی۔ یارم نے نیچے اترتے نظریں اس کے خوبصورت چہرے پر ٹکائیں، لیکن عرشیہ نے نظر اٹھا کر اسے نہ دیکھا۔ یارم کو لگا تھا آس پاس ویرانی چھا گئی ہو، ہر جگہ سناٹا ہو گیا ہو۔ اس کی شوخ نظروں اور بے باک لہجے کی اتنی عادت ہو گئی تھی کہ اس کی نظر اندازی بری طرح کھلی تھی یارم کو۔ وہ ماتھے پر ہلکا سا بل ڈالے سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا کہ شاید وہ اس کی نظروں کی پکار پر ایک نظر اسے دیکھتے، لیکن اس نے نہ دیکھا۔ اس نے صبر کا گھونٹ بھرا، لیکن اندر جو آگ لگی تھی وہ یارم سلطان کی نظروں سے ہی بیان ہونے لگی تھی۔ عرشیہ رانا یارم سلطان پر اس قدر اثر کرنے لگی تھی کہ وہ آس پاس ہر شے سے بے مہرا بس اس کی ایک نظر کو ترسنے لگا تھا۔ کیا وہ اتنا بے بس ہو گیا تھا؟ ماشاءاللہ، میرا بیٹا بہت پیارا لگ رہا ہے۔ ثنا بیگم نے آگے بڑھ کر یارم کا ماتھا چوما تو وہ بمشکل مسکرایا اور پھر نظر اس پر گئی جو فون میں مصروف تھی۔ چلے آنی، دیر ہو رہی ہے، خانم انتظار کر رہی ہے ہمارا۔ زید بھی باہر کھڑا ہے۔ عرشیہ فون سے نظر ہٹاتے ثنا بیگم سے بولی تو انہوں نے سر اس بات میں ہلایا۔ یارم کا دل کیا یا تو اس کا فون چھین کر توڑ دے یا پھر خود کہیں جا کر سر پھوڑ لے۔ وہ غصے میں آگے بڑھ گیا تو ثنا بیگم اور عرشیہ بھی اس کے پیچھے چلی۔ بیٹا عرشیہ، دوائی تو لی ہی نہیں تم نے؟ ثنا بیگم رک کر پریشانی سے بولی، لیکن یارم گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ ارے آنی، ہلکا سا بخار ہے، آپ پریشان مت ہو، میں بالکل ٹھیک ہوں، وہ مسکرا کر بولی تو ثنا بیگم نے منہ بنایا، گھر آ کر دوائی لینا فوراً، انہوں نے ذرا غصے میں کہا تو عرشیہ نے سر اسبات میں ہلایا، جبکہ یارم کی نظر گاڑی میں بیٹھتے وقت بھی اسی پر تھی، جو جھوٹی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے ان تک آئی اور آنی کے بیٹھنے سے پہلے بیک سیٹ کا دروازہ کھولتے اندر بیٹھی جہاں زید بھی بیٹھا تھا۔ بیٹا عرشیہ، آگے بیٹھتی نا، میں بیٹھ جاتی پیچھے۔ ثنا بیگم کے کہنے پر وہ پھر اپنی سیٹ کا دروازہ کھول گئی، جبکہ یارم کا موڈ سخت سے سخت ہوتا جا رہا تھا۔ آنی، آپ بھی میرے ساتھ ہی بیٹھ جائیں، آئیں۔ عرشیہ کی بات پر ثنا بیگم نے مسکراتے سر جھٹکا اور اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی تو یارم نے سنجیدہ نظر سامنے ڈالتے گاڑی آگے بڑھا دی، جبکہ آگے پیچھے دو گاڑیاں گھر سے گارڈ سمیت نکلی تھیں۔ دادو، مجھے بھوک لگ رہی ہے، آنی اور بھائی کب آئیں گے؟ وہ اور زاویار سٹیج پر بیٹھے تھے جب وہ روتی شکل بناتے دادو کے پاس آنے پر ان سے بولی۔ زاویار نے حیرت سے اسے دیکھا، ابھی تو ریڈی ہونے کے بعد اس نے بریانی کھائی تھی۔ ارے میری بچی کو بھوک لگ رہی ہے تو میں تیرے لیے ابھی کھانا منگواتی ہوں، دادو نے اسے کچھ کاٹتے ہوئے کہا اور ویٹر کو بلانے لگی تو خانم نے انہیں روکا۔ نہیں نہیں دادو، بھائی اور آنی لوگ آ جائے پھر کھاؤں گی، خانم نے منہ بنا کر کہا تو دادو نے ماتھے پر بل ڈالے۔ ارے کہاں رہ گیا یہ یارم، اس کی تو میں کلاس لیتی ہوں ابھی، میری بچی اب اس کی وجہ سے بھوکی رہے گی، دادو نے ذرا غصے سے بولا تو خانم نے بھی بچوں کی طرح سر اسبات میں ہلایا، جبکہ زاویار نے اس میلو ڈرامے پر سر جھٹکا۔ سارے کارٹون اسی کے حصے میں تو آئے تھے۔ بھائی آ گئے، خانم وہیں سے اتنی زور سے بولی کہ آس پاس لوگ پلٹ کر
उसे देखने लगे तो ज़ावियार ने भी शर्मिंदा होते उसे घूरा। तुम दुल्हन हो, खामोश नहीं बैठ सकती इडियट, जब से बैठी हो नॉन स्टॉप बोले जा रही हो। ज़ावियार के चिढ़कर कहने पर खानम के माथे पर बल पड़े। दुल्हन हो तो इसमें खामोश रहने वाली क्या बात है? आप बनकर बैठे हैं ना रोबोट की तरह, तो बैठे रहे। अभी 2-4 आंटियों ने तो मुझसे पूछ भी लिया कि बेटा इंसान से ही शादी की है ना। हानम ने अपने कपड़े ठीक करते उसे जलाया तो वो मुठ्ठियां भींचता वहां से खड़ा होने लगा तो हानम ने उसका हाथ पकड़ते वापस बिठाया। आराम से बैठ जाएं। यानम भाई आ गए, ज्यादा नाटक दिखाए ना, शिकायत लगा दूंगी। हानम की धमकी पर वो आंखें छोटी किए उसे देखने लगा। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे यानम भाई से डरता हूँ? उसने एक अब्रू उठाते पूछा तो हानम ने कंधे उचकाए। मैं तो बस बता रही थी, मैंने ये कब कहा कि आप डरते हैं? हानम ने कंधे उचकाए तो ज़ावियार ने उसे घूरा। तुम्हारे सारे परपोजे की आज मैं सफाई करता हूँ, बेफिक्र रहो। ज़ावियार के इस तरह से कहने पर हानम ने अपनी हंसी बहुत जब्त से रुकी थी। व्हाट इज परपोजे? वो ज़ावियार की नकल उतारते बोली तो ज़ावियार ने चेहरा मोड़ते उसे बगौर देखा जो बहुत क्यूट लग रही थी। उसने अपनी मुस्कुराहट दबाई। शट अप। ज़ावियार ने संजीदगी से उसे झिड़का तो वो सीधी हुई। सामने से अर्शिया और उससे एक कदम पीछे यारम पूरी शान से उनकी तरफ बढ़ रहे थे। आसपास खड़े लोग इस खूबसूरत जोड़े को सराह रहे थे तो कुछ जलन के शिकार हुए सुलग रहे थे। कैसी हो हानम? अर्शिया आगे बढ़ते हानम के गले लगी तो वो भी मुस्कुराई। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? और भाई आप कैसे हैं? हानम के पूछने पर यारम ने मुस्कुराते उसके सर पर हाथ रखा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यारम उसे कहते ज़ावियार के गले लगा। जब पीछे से जैद भी आया, ज़ावियार ने जरा झुकते उसे भी गले लगाया। एक दिन में आपको आपकी नानी तो याद दिला दी होगी हानम ने, है ना? जैद हानम को देखते हुए बोला तो सब हंसने लगे, जबकि हानम ने माथे पर बल डाले उसे घूरा था। बस एक तुम ही मेरा दुख समझ सकते हो, ज़ावियार ने उदास लहजे में कहते जैद के कंधे पर हाथ रखते उसे अपने हिसार में लिया तो यारम ने ज़ावियार को घूरा। कंट्रोल योर सेल्फ बॉयज, आप दोनों मेरी बहन के बारे में बात कर रहे हैं। यारम ने इन दोनों को घूरते हानम को हिसार में लेते हुए कहा तो वो दोनों सीधे हुए। हेलो ब्रदर्स। अभी कुछ देर ही गुजरी थी जब अलमीर और जायान उनके करीब आए। रॉयल ब्लू पैंट कोट पहना अलमीर बहुत हैंडसम लग रहा था, जबकि इस बार वो ज़ावियार के ड्रेस के बारे में पता नहीं कर पाया था जो मैचिंग करता। ज़ावियार सिकंदर हर बार थोड़ी उनके शिकंजे में आता था। ओह प्रीटी हानम, बहुत प्यारी लग रही हो, बस ये खड़ूस तुम्हारे साथ जच नहीं रहा। अलमीर की बात पर ज़ावियार ने उसे घूरा, जबकि हानम तो मुंह पर हाथ रखे अपनी हंसी जब्त कर गई। भाभी, हानम भाभी। ज़ावियार ने एक अब्रू उठाते उसे पावर करवाया कि अब वो प्रीटी हानम उसे नहीं कह सकता, जबकि अलमीर ने भी उसी तरह एक अब्रू उठाई। मैं तो प्रीटी हानम ही बोलूंगा, क्या उखाड़ लेगा, बोल। हानम से अब बर्दाश्त न हुआ तो उसका और जायान का कहका उठा और ज़ावियार की शक्ल देखकर, तुझे तो मैं फंक्शन खत्म होने के बाद बताऊंगा। ज़ावियार की धमकी पर अलमीर डरने की एक्टिंग करते पलटा तो उसकी नजर सामने पड़ी तो ठहर सी गई। सामने ही हाला यूसुफ मुस्कुराते हुए अर्शिया से मिल रही थी, जबकि साथ खड़ा जरमान यारम से बातों में मसरूफ था और पीछे खड़े माही और आलियान भी एक दूसरे से मुंह बनाए खड़े थे। यकीनन फिर उनकी लड़ाई हुई थी, लेकिन अलमीर सिकंदर की नजर तो हाला यूसुफ पर टिकी थी, जो पर्पल कलर की लॉन्ग अंगरखा फ्रॉक पहने, बाल ढीले जूड़े में कैद किए, आंखों में काजल भरे मुस्कुरा रही थी। वो कदम उठाते उसके करीब आया, जबकि अर्शिया अब वहां से जा चुकी थी। अलमीर बेखुद सा आगे बढ़ते उसके करीब जाते रुका। हाला नूर पलटी तो नजर उस पर पड़ी जो उसके सामने खड़ा आंखों में दुनिया जहां की मोहब्बत समोए उसे निहार रहा था। हाला यूसुफ ने जबड़े तने और एक कदम पीछे हुई और पलटने ही लगी थी कि अलमीर ने उसकी कलाई को थामा। वो इस वक्त सबके बीच खड़ी थी और अलमीर की इस हरकत ने उसे हैरत किया था, गहराइयों में फेंक दिया था। जरमान की भी नजर यारम से बात करते उस पर पड़ी तो उसकी मुस्कुराहट सिमटी। नजर अलमीर के थामे हाथ पर गई और दूसरी नजर नूर के चेहरे पर, जो अलमीर को देख रही थी। जरमान को अचानक अपना आप तन्हा महसूस हुआ था। उसे लगा था कोई कीमती चीज उससे छीन ली गई हो। जरमान की नजरें नूर के चेहरे पर थीं। उसे लगा था
वो रोकेगी, कुछ कहेगी, लेकिन वो कुछ नहीं बोल रही थी, और यही चीज तो जरमान खान की सांसें रोक रही थी। वो अचानक पलटता वहां से बाहर की तरफ बढ़ गया। हाला नूर साख्त खड़ी थी जब अचानक उसे होश आया। झटके से अपना हाथ उससे छुड़वाया और चेहरे पर नफरत के तासरात सजाए इधर उधर देखा, जहां कोई उनकी तरफ मुतवज्जो ना था। अगर आइंदा हमें इस कदर बेतकल्लुफी से छुआ तो याद रखेगा, इन लोगों का लिहाज जो आज हम कर गए आइंदा कभी नहीं करेंगे। हाला नूर की सख्ती से कही बात पर अलमीर ने बगौर उसका चेहरा देखा और आंखों में छुपी नफरत देख अलमीर को अपने सीने में चुभन होती महसूस हुई थी। हाला यूसुफ, मैं तुम बात करना चाहता हूँ। अलमीर सिकंदर जो किसी के सामने नहीं घबराता था, आज इस लड़की के सामने अपने अल्फाजों पर भी लड़खड़ाया था। हमें आपसे कोई बात नहीं करनी, आइंदा हमारा रास्ता मत रोकिएगा। स्पाट तासरात लिए बोलते वो पलटकर वहां से जा चुकी थी, जबकि अलमीर सिकंदर तो आगे कुछ बोल भी नहीं पाया था। उसकी आंखों में छुपी नफरत ने ही उसके मुंह पर ताले लगा दिए थे। आंखें बंद किए चंद लम्हे अलमीर ने गहरी सांस भरी थी और फिर आंखें खोले तो नजर सामने पड़ी थी, जहां हाला यूसुफ अपने बेटे के करीब झुकी मुस्कुराकर उससे बात कर रही थी। अलमीर को इस बच्चे को देख अपना गुनाह भी याद आया था और हाला यूसुफ का इजहार भी। कानों में गूंजते इन अल्फाजों से बचने के लिए वो गुस्से में तेजी से वहां से निकलने के लिए आगे बढ़ा, जब एक लड़की से उसका बुरी तरह तसादिम हुआ। माही, जो अभी मान के पीछे उससे अपना मोबाइल लेने गई थी, अंदर आते आते जल्दबाजी में उसका किसी से बुरी तरह टकराव हुआ तो हमेशा की तरह आंखें मीच गई। नजर ऊपर उठी तो पलटना भूल गई। सामने वही गुस्से वाला राक्षस उसके सामने खड़ा था। उसके हाथ पांव से जान निकली थी, जबकि अलमीर सिकंदर ने उसे ऐसे घुरा था जैसे आज इस लड़की को जान से मार देगा। वो जब भी गुस्से में होता था, यही लड़की उससे टकराते उसके गुस्से का गिराफ मजीद बुलंद कर दिया करती थी। आज वो किसी सूरत इसे बख्शने का इरादा नहीं रखता था। गुस्से में जबड़े भीनते उसने उसका बाजू बेदर्दी से पकड़ा और उसे लिए कॉरिडोर में आया, जहां कोई नहीं था। दीवार पर उसे धक्का दिया तो वो टकराते टकराते बची, जबकि आंखें फटी हुई थी और सांस तो डर के मारे सीने में दब गया था। पीछा कर रही हो तुम मेरा? उसके दोनों एतराफ में हाथ रखते वो गुस्से से इस छोटी सी लड़की पर झुकता, उस पर गुर्राया तो वो होंठों पर अपने दोनों हाथ सख्ती से जमा गई, वरना डर के मारे उसके मुंह से जरूर चीख निकलती। वो नम आंखों से नफी में सर हिला गई। झूठ बोल रही हो, हर बार मुझसे टकराती हो, जानबूझकर टकराती हो ना? वो भी दबा दबा सा हो रहा तो वो आंखें मीच गई। मुंह से हाथ हटाओ, जवाब दो मुझे। अलमीर के गुस्से से बोलने पर वो अपना कांपता हाथ जल्दी से नीचे कर गई। हम आपका पीछा नहीं कर रहे, हमें तो आपसे इतना डर लगता है, पता नहीं कैसे हम आपसे टकरा जाते हैं। वो कांपती आवाज में रोते हुए बोली तो उसकी मासूमियत देखते अलमीर ने बामुश्किल खुद पर काबू पाया और उसके दोनों एतराफ से हाथ नीचे किए, लेकिन उसे अब भी इस लड़की पर डाउट था। अगर अब तुम मुझसे टकराई तो तुम्हारी आंखें निकाल लूंगा। वैसे भी बेकार चीज है ये तुम्हारे पास, और तुम जानती हो मैं ये कर भी सकता हूँ। वो न जाने क्यों उसे खुद से डरता देख मजीद डरा गया था, जबकि वो तो आंखें फाड़े उसे देखने लगी। क्या वो वाकई उसके साथ सिर्फ टकराने पर ऐसा सलूक करेगा? नहीं प्लीज, हम आपसे आइंदा नहीं टकराएंगे, हमें माफ कर दें प्लीज। वो रोते हुए बोली तो अलमीर ने हैरत से उसे देखा। क्या वो उसे आदमखोर समझती थी जो उसे इतना डर रही थी? अच्छा, रिलैक्स, कूल डाउन, बेवकूफ लड़की। अलमीर ने उसे गुस्से से झटका और अपना माथा मसला। इस वक्त उसे ये बिल्कुल भी याद नहीं था कि वो हाला यूसुफ की छोटी बहन से मुखातिब है, लेकिन ये भी सच था। उसका गुस्सा अब कदरे ठंडा हो गया था। उसने एक नजर उसे देखा और सर झटकता वहां से वापस पलट गया। राक्षस, वो रोते हुए मिनमिनाई और जल्दी जल्दी अपने आंसू साफ कर दी वहां से निकल गई थी। यारम सुल्तान की नजर उसी पर थी जो अलग एक जगह बैठी थी। उसका चेहरा पीला जर्द था। यारम को परेशानी लाहक हुई थी। उसका चेहरा देख वो अपनी अनाज साइड पर रखता उस तक गया जो उसके आने पर नजरों का जाविया बदलती अपने मोबाइल में मसरूफ हो गई थी। यारम सुल्तान को अर्शिया की वो ठहरती नजर इस कदर प्यारी हो गई थी कि उसका यूं बार बार नजर फेरना
वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। तुम यहाँ अकेले क्यों बैठी हो? अर्शिया अपने मोबाइल में जानकर स्क्रोलिंग कर रही थी जब उसे अपने करीब से यारम सुल्तान की भारी आवाज सुनाई दी। वो जानती थी अगर वो उसे देखेगी तो फिर उसकी नजरें उससे दगा करके उस बेमुरव्वत शख्स पर ठहर सी जाएंगी, इसलिए वो खुद को काबू किए बैठी थी। चाहकर भी वो उसकी हरकत को इग्नोर नहीं कर पा रही थी। दिल कर रहा था या तो उसका कत्ल कर ले या फिर खुद को ही जला दे। अर्शिया ने जवाब देना जरूरी ना समझा तो यारम के माथे पर बल पड़े उसका एटीट्यूड देखकर। तुमसे बात कर रहा हूं मैं, यारम ने लफ्जों पर जोर देते कहा तो अर्शिया ने फिर से नजरअंदाज किया जैसे कोई इससे कोई बात कर ही ना रहा हो। यारम का दिमाग घूम रहा था इस लड़की की वजह से। उसे लग रहा था कि यारम उसके नखरे उठाएगा, ये उसकी भूल थी। यारम ने उसे कई लम्हे घूरा लेकिन वो ढीठ बनी रही तो यारम ने उसका मोबाइल छीनकर अपनी जेब में रखा जो उसे सख्त जहर लग रहा था। दिल तो किया था कि वो उसे यहीं फेंक कर तोड़ दे, लेकिन वो फंक्शन में बदमज़गी नहीं करना चाहता था। अर्शिया ने उसके मोबाइल छीनने पर उसे एक नज़र देखा और अपना चेहरा मोड़ गई। यारम ने उसकी खाली खाली नजरें देखी तो उसे एक अजीब अफसोस ने आ घेरा। वो खामोशी से उससे दूर हो गया था। वो उससे घर जाकर बात करने का इरादा रखता था, जबकि अर्शिया की आंखें ना जाने क्यों फिर नम होने लगी थी, लेकिन उसे खुद को काबू करना अच्छी तरह आता था। मान कहाँ चले गए? हाला नूर ने खुद से सवाल किया, क्योंकि अब इन्हें लेट हो रहा था, घर भी जाना था। उसने मान को कॉल की तो वो रिसीव नहीं कर रहा था। इतने बड़े फंक्शन में उसे ढूंढना भी अजाब था। वो बाहर की तरफ आते फिर फोन मिलाते कान से लगा गई, लेकिन मान उसे सामने से आता नजर आया। मान, आप कहाँ चले गए थे? हम आपका इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं, नूर ने परेशानी से कहा। उसका चेहरा बगौर देखा जो किसी भी तासुर से पाक था। चांद की चांदनी इन दोनों पर पड़ रही थी जो बेइंतहा प्यारे लग रहे थे। वो मुझे काम था इम्पोर्टेंट, हम चलें सनशाइन? वो हल्की आवाज में बोलता मुश्किल थोड़ा सा मुस्कुराया। क्या हुआ मान? वो इतने प्यार से पूछ रही थी कि जरमान खान अपनी रूह में छुपा हर राज उसे बता देता, लेकिन वो जानता था उसके जज्बात जाया हैं वहां जहां उसकी जरूरत ही ना हो। हाँ, जरमान खान को लगा था कि हाला नूर आज भी अलमीर सिकंदर से मोहब्बत करती है और ये किस दर्जे की तकलीफ थी जरमान खान की ये कोई नहीं समझ सकता था। कुछ नहीं, वो मोरे से बात हुई थी ना, वो रो रही थी, जल्दी बुला रही थी बस, इसलिए उनके साथ थोड़ा इमोशनल हो गया था। जरमान खान ने झूठ का सहारा लेते कहा तो हाला नूर के माथे के बल खुद ब खुद ढीले पड़े। उसने बगौर उसकी आंखों को देखा तो जरमान खान अपनी निगाहें चुरा गया। चलो घर चलते हैं, जरमान ने कहा और आलियान और माही को लेने आगे बढ़ गया, जबकि वो खिली चांद की चांदनी में वो खामोश खड़ी रह गई थी। वो लोग वापस घर आ चुके थे। यारम सना बेगम के कमरे में था, लेकिन अर्शिया अपने कमरे में आ गई थी। खामोशी से अपनी ज्वेलरी उतारते उसने एक नज़र खुद को आईने में देखा। आंसू जब्त करते करते आंखें सुर्ख हो रही थीं, लेकिन नजरअंदाज कर गई। कबर्ड खोलते उसने देखा जहां यारम की शर्ट हैंग हुई थी। उसने वो निकालते यारम की कबर्ड खोली और वहां गुस्से में टांगी कि अचानक उसका हाथ लगा और कुछ फाइल्स जमीन पर गिरी। अर्शिया ने कोफ्त से जमीन पर पड़ी इन फाइल्स को देखा जो पुरानी लग रही थी, जिसमें एक किताब भी थी। उसके माथे पर बल पड़े। सारी किताबें तो बुक शेल्फ में पड़ी होती हैं, फिर ये किताब अलमारी में क्यों रखी थी? उसने सर झटका और उठाने लगी। जब सारी चीजें समेटकर उसने उठाई तो एक सफेद पेपर जमीन पर गिरा था जिस पर कुछ लिखा था। उसने झुककर उसे भी उठाया जिस पर कोई तहरीर लिखी थी। मुद्दतों खुद की कुछ खबर ना लगे, मुद्दतों खुद की कुछ खबर ना लगे, कोई अच्छा भी इस कदर ना लगे, कोई अच्छा भी इस कदर ना लगे, और बस तुझे इस नज़र से देखा है जिस नज़र से तुझे नज़र ना लगे। अर्शिया ने मध्यम आवाज में उसे पढ़ा और इस पेपर को देखा जो पेपर नहीं कोई तस्वीर लगी थी। उसने माथे पर बल डाले और तस्वीर को पलटा तो किसी लड़की की तस्वीर देख अर्शिया के माथे पर पड़े बल सीधे हुए। ये तस्वीर यारम सुल्तान के कपट में क्या कर रही थी और उसके पीछे लिखी तहरीर पढ़ते अर्शिया की आंख से अचानक आंसू टूटा। जो उसका दिमाग इसे समझा रहा था वो हरगिज नहीं समझना चाहती थी। जब अचानक उसके कमरे का दरवाजा खुला
और यारम सुल्तान अपने हाथ में अपना कोट पकड़े अंदर आया। अर्शिया को वहां ना पाकर वो अंदर बढ़ा। जब चेंजिंग रूम में उसकी नजर पड़ी, अर्शिया उसकी कबर्ड के बाहर क्यों खड़ी थी? यारम ने गुस्से से जबड़े भींचे। क्या वो उसकी छानबीन कर रही थी? वो आगे बढ़ा तो चंद कदम की दूरी पर ही उसके हाथ में पकड़ी तस्वीर देख यारम के कदम थमे। वो सोच भी नहीं सकता था अर्शिया के हाथ रोहा कावर की तस्वीर लगेगी। वो तो उसे ये पास बताने का इरादा भी नहीं रखता था, क्योंकि जिस कदर वो लड़की जज्बाती थी, वो कुछ ऐसा जरूर करती कि यारम से संभालना मुश्किल हो जाता। लेकिन अब जब उसके हाथ ये तस्वीर लग गई थी तो वो क्या करता? वो उसे क्या बताएगा? वो कैसा रिएक्ट करेगी? यारम ने बिना सोचे समझे उसके पीछे से आते उसके हाथ से वो तस्वीर छीनी। अर्शिया का सकता टूटा तो आंख से एक आंसू फिर टूट कर गिरा। वो धीरे से पलटी तो उसके 2 कदम दूर ही यारम खड़ा उसकी सुनहरी सुर्ख आंखों को देख रहा था, जो आज से पहले इस कदर कभी ना हुई थी। कौन है ये? अर्शिया ने एक हाथ से अपने आंसू साफ करते स्पार्ट लहजे में सवाल किया, जबकि यारम को तो उसकी आंखों की सुर्खी और चेहरे की सर्दी परेशान कर रही थी। वो तो थी भी इतनी नाजुक सी कि उसकी हल्की सी तकलीफ पर यारम का दिल मुंह को आने लगता था। यारम ने कोई जवाब ना दिया तो अर्शिया के चेहरे पर तंसिया मुस्कुराहट छाई, जिसे देख यारम होश में आया। कोई नहीं है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी छानबीन करने की? यारम ने संजीदा तासरा चेहरे पर सजाते जरा गुस्से से कहा तो अर्शिया ने शिकवा किना निगाहों से उसे देखा। इसकी वजह से सुबह मुझे खुद से दूर झटका था ना? अर्शिया ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें मजीद बड़ी किए भीगी पलकों समेत सवाल किया तो यारम के बल ढीले पड़े। तो आप किसी और से मोहब्बत करते हैं? उसके तासरात इस वक्त जुनूनियत से भरे थे, लेकिन लफ्ज फिर भी अटक रहे थे। जुबान फिर भी कांप रही थी ये जुमला मुकम्मल करते हुए। यारम ने उसके होंठों की कपकपाहट और उसकी भीगी आंखें देखी। उसकी हालत अजीब हो रही थी। यारम ने एक कदम आगे बढ़ाया तो वो फौरन पीछे होती उसके आगे हाथ कर गई। वहीं रुक जाएं। अर्शिया ने संजीदगी से कहा तो यारम थमा। कितनी बड़ी बेवकूफ थी मैं। ऐसे दिल में घर बनाने की कोशिश कर रही थी जिसमें पहले से ही कोई बड़ी शान से बैठा। वो रोते रोते हंसने लगी और खुद से ही बुड़बुड़ाने लगी। अर्शिया, बात सुनो मेरी। आओ मेरे साथ पहले बाहर आकर बैठो, मैं तुम्हें बताता हूँ सब। यारम ने संजीदगी से कहा। उसके रोते रोते कांपना उसे तकलीफ दे रहा था। ऊपर से जो वो सोच रही थी वो देख उसे गुस्सा भी आ रहा था। तभी तो मेरी इतनी कोशिशों के बावजूद आप इतने सख्त दिल बने रहे। मैंने अपना आप बदल दिया, लेकिन आपका दिल नहीं पिघला। वो हैरत से उसे कहते माथे पर बल डाल गई और आगे बढ़ते उसका गिरबान पकड़ा। पता है कितना तकलीफ दे था मुझ जैसी लड़की को खुद का बदलना और अपनी अना को मारना। वो उसका गिरबान पकड़ते चीखी तो यारम ने साथ सा होते उसे देखा। आपसे मोहब्बत की, इतनी मोहब्बत मैंने आज तक किसी से नहीं की। वो हलक के बल चीखी थी, जबकि यारम सुल्तान ने इस लड़की को इतना बेबस पहले कभी नहीं देखा था। मुझे आप पूरे के पूरे चाहिए, मुझे नहीं चाहिए शराकतदारी अपनी मोहब्बत में। वो गुस्से में उसके सीने पर हाथ मारते चीखती उसे खुद से दूर कर गई। कहीं ये झूठ है? बोले, ये झूठ है, मेरा दम घुट रहा है। वो गुस्से से अपने दिल के मुकाम को मसलते हुए बोली तो यारम अचानक आगे को होते उसकी तरफ बढ़ा। खामोश, क्या बकवास किए जा रही हो इतनी देर से? जान से मारोगी क्या खुद को? यारम उसे झंझोड़ते हुए बाहर ले जाने लगा तो उसने गुस्से में अपना बाजू छुड़वाया। हाँ, जान से मार डालूंगी खुद को। यारम सुल्तान किसी और को दिल में बसाए बैठा है और मेरे करीब आने से उसे तकलीफ हो रही है। समझ सकते हैं कैसी अजियत से गुजर रही हूं मैं। वो अपनी पूरी जान से चीखी और निढाल सी होती अपनी पुश्त कबर्ड से लगा गई। आप मेरी मलकियत हैं और मैं आपके मामले में बहुत खुदगर्ज हूँ, लेकिन आपने मेरे साथ नाइंसाफी की है। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। वो सिर्फ आंखें लिए गुर्राई तो यारम ने आगे बढ़ते उसके बाजुओं को सख्ती से अपनी गिरफ्त में लिया, जबकि वो उसे गुस्से से घुरती अपना आप उससे छुड़वाने लगी। खामोश हो जाओ, इससे पहले मैं तुम्हारी इस गुस्ताखी पर इन होंठों पर कुफर लगा दूं। वो उसके कपकपाते होंठों को देख उसके मुंह पर गुर्राया तो वो आंखें उसकी नीली आंखों में गाड़ गई। छोड़े मुझे, वो संजीदगी से बोली तो यारम ने और मजबूती से उसकी पेशानी से अपनी पेशानी जोड़ी।
घिन आ रही होगी मुझसे, दिल में छुपी मोहब्बत फिर मेरी तजलील कर देगी, इसलिए छोड़े मुझे। वो लफ्ज़ चबाते सर्द लहजे में बोली तो यारम ने आंखों में नरम तासरात लिए उसे देखा। वो लड़की किस कदर तकलीफ में थी ये उसकी आंखें बयान कर रही थी। मैं मर नहीं रही, आपके करीब आने के लिए छोड़ें, वो अब जब्त हारते चीखी थी। अगर मैं कहूं कि मैं मर रहा हूं तुम्हारे करीब आने के लिए तो फिर? वो उसके होंठों पर उंगली रखते अपनी नाक उसकी गाल से रब करते बोला तो वो खामोश हुई, आंख से आंसू टूट कर गिरा। अगर मैं कहूं कि मैं मर रहा हूं इस आफत को गले लगाने के लिए तो फिर? वो उसके बालों में चेहरा छुपाते हुए बोला तो अर्शिया ने पलकें चिपकाते आंखें मींची। तो फिर ये आपका मसला है। वो उसके सीने पर हाथ रखते लम्हे में उसे खुद से दूर करते वहां से जाने लगी। जब यारम ने उसका हाथ पकड़ते उसे खींचकर अपने हिसार में लेते उसके कंधे पर अपनी थोड़ी टिकाई। मैं उससे मोहब्बत नहीं करता, मेरे दिल में उसके लिए जरा बराबर भी मोहब्बत नहीं है। उसके कान के करीब झुकते उसे अनजाने में अपनी सफाई देने लगा। अर्शिया ने अपनी आंखें मीची, उसकी कानों पर बिखर कर रक्स कर रही थी सांसें उसकी। मैं कैसे मान लूं, उसकी तस्वीर जब इतनी संभाल कर रखी है तो दिल में भी इसी तरह संभाल कर रखा होगा। वो झिटपटाते हुए खुद को छुड़वाने लगी, लेकिन यारम के हिसार से आज़ादी अब नामुमकिन थी। वो निढाल सी होकर अपनी कोशिश नाकाम कर गई। तुम चाहो तो जलाकर राख कर दो उसे अपने हाथों से, वो उसके कान पर नाक रब करते हुए बोला तो अर्शिया की आंख से फिर आंसू टूटकर गिरा। दिल से कैसे निकालूंगी, वो जल रही थी अंदर ही अंदर। इस लड़की को सोचते उसका दिल हसद की आग में जलने लगा था। यारम सुल्तान के दिल में कौन है इसका अंदाजा तुम नहीं लगा सकती। यारम ने उसे पलटते उसकी कमर पर हाथ बांधते उसे करीब किया तो वो सुर्ख नजरें उससे फेर गई। क्यों निढाल कर रही हो खुद को? वो उसकी लटों को चेहरे पर से हटाते कान के पीछे कर गया। मर रही हूं मैं अंदर ही अंदर, वो सर्द लहजे में बोली। यारम की कुर्बत भी तुम्हें जिंदा नहीं कर रही। वो उसकी थोड़ी के नीचे उंगली टिकाए मखमूर लहजे में बोला तो अर्शिया ने पलकें झिपकते अपने आंसुओं पर काबू पाया। यारम ने आगे बढ़ते उसकी आंखों पर होंठ रखते इन्हें चूमा तो फिर उसके गाल भीग गए। आई एम सॉरी, वो उसके आंसू साफ करते बोला तो अर्शिया ने आंखें खोलते शिकवा के नजरों से उसे देखा। जब अचानक उसका सर चकराने लगा, उसने अपने दुखते सर पर हाथ रखते अपनी आंखों को खोलना चाहा, लेकिन ज्यादा देर खोल ना सकी और उसकी बाहों में ही निढाल होती आंखें बंद कर गई थी। यारम ने परेशानी से उसे देखा कि कैसे वो लम्हों में उसके हाथों में आ गई थी। उसका दिल हलक में आया। यारम ने उसे बाहों में उठाते अंदर ले जाते बिस्तर पर लेटाया। बेवकूफ लड़की, एक दिन पागल कर देगी मुझे। यारम ने गुस्से से लफ्ज चबाए और कमरे से बाहर निकलते आनी को बुलाया जो उनके कमरे में आती परेशानी से अर्शिया की तरफ बढ़ी। बेटा, इसे सुबह से बुखार हो रहा था, कुछ खाया भी नहीं था इसने। मुझे लग रहा है इसने वहां भी कुछ नहीं खाया। यारम, तुमने बहुत मायूस किया है मुझे बेटा, तुमसे अपनी बीवी का ख्याल भी रखा ना गया। सना बेगम ने उसे बताते आखिर में अफसोस किया तो वो नजरें फेर कर उसके चेहरे पर टिका गया जो नाराज होकर सबसे पहले अपना खाना छोड़ती थी। मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। यारम बाहर निकलता डॉक्टर को फोन करने चला गया था, जबकि अर्शिया के चेहरे पर जर्दी देख सना बेगम भी परेशान हुई थी।